स्टूडेंट्स, सेल की माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी के टॉपिक के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ सेल कंपोनेंट्स कि एक सेल में क्या क्या अज्जा मौजूद हैं और उन्हें हम अलग अलग करके कैसे पढ़ सकते हैं। इस काम के लिए आपके पास दो स्टेप में ये काम किया जाता है। पहला स्टेप है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है होमोजेनाइज एक जैसे हालत में लेकर आना। होमोजेनाइजेशन स्टेप में क्या किया जाता है कि कोई ट्यूब कंटेनर जो लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती हैं उनमें सेल्स लिए जाते हैं, उनको शेक डिस्टिल किया जाता है। ग्लास शेकर्स वगैरह स्पेशल मशीनरी होती है, जैसे मधानी चलाते हैं लस्सी वगैरह बनाने के लिए। तो सेल के कंपोनेंट्स तमाम फूट जाते हैं और तमाम सेल एक होमोजेनाइज्ड यकसा हालत में आके एक सॉल्यूशन बन जाता है। इस प्रोसेस में सेल और सेल के पार्ट्स जो हैं, सेल के पार्ट्स टूट कर अलग अलग सेपरेटेड भी हो जाते हैं और होमोजेनाइज्ड एक से हालत का मिक्सचर में आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पहला स्टेप तो ये है। इसके बाद स्टूडेंट्स इन ट्यूब्स को एक खास मशीन जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं, अमूमन लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन है, सिंपल भी हैं और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी की भी हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया जाता है जो इसे स्पिन करती है बहुत हाई स्पीड से, राउंड्स पर मिनट बहुत हाई स्पीड से स्पिन करती है। तो तमाम अज्जा, सेल के तमाम अज्जा जो हैं वो सेडिमेंट होते हैं, नीचे बैठते हैं, तह नशीन होते हैं अपने अपने वजन और अपने अपने साइज या डेंसिटी के हिसाब से। जो जितना वजनी होगा, जो सेल का हिस्सा जितना वजनी होगा वो ज़्यादा जल्दी तह नशीन होगा और जो जितने हल्के अज़ा होंगे वो ज़रा ऊपर की सतह में तह नशीन होंगे। तो बेटा ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सेडिमेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन आमतौर पे 35,000 राउंड्स पर मिनट पर घूमती है। बहुत हाई पावर की हो तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, वो 1,00,000 राउंड्स पर मिनट स्पिनिंग रेट है उनका। तो इसमें बाकायदा प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो इसमें एक ट्यूब अगर डलेगी तो इसी के साइज वेट की एक हम स्टैंडर्ड ट्यूब बैलेंस करने के लिए इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे डाल के इसको घुमाते हैं। तो बेटा इसकी कुछ शक्ल इस तरह से निकलती है कि ये एक स्पिन रोटेटर का सेंटर है, तो एक ट्यूब ऐसे घूमती है और एक ट्यूब सेम इसी साइज एंड वेट की इस तरह से घूमती है। तो तमाम अज्जा इस ट्यूब में अपने अपने वेट और साइज डेंसिटी के हिसाब से तहनशीन हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पिन जब हम करते हैं। तो इस तरह ये सेल और इसके कंपोनेंट्स जब हमने होमोजेनाइज करके सेडिमेंटेशन करवाते हैं तो डिफरेंट सेल पार्ट्स अपने साइज वेट डेंसिटी के हिसाब से डिफरेंट लेयर्स में तहनशीन हो जाते हैं और हमने अलग अलग करके स्टडी कर सकते हैं। बेटा ये तरीका एक साइंसदान स्वेडबर्ग साहब ने बताया था। उन्होंने अपने यूनिट बनाए थे, सेगमेंटेशन रेट के हिसाब से उन्होंने अपने पैमाना एक बनाया। बहरहाल ये आपके इस मौजूदा चैप्टर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे आगे स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, एस यूनिट, 60S, 40S, 80S। तो वो बेटा यही स्वेडबर्ग साइंसदान साहब ने ये पैमाना जो बनाया सेल के अज्जा को अलग अलग करने का, कि सेल के ऑर्गेनेलिस जो हैं वो या सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें अपने वजन, डेंसिटी, साइज के हिसाब से अलग अलग तहों में बैठ जाते हैं। आप वहां से उनको अलग करके स्टडी कर सकते हैं। जी, तो अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पता लगा। तो पता ये लगा कि एक सेल के 3 बुनियादी हिस्से हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जो सबसे बाहर की कवरिंग है, प्रोटेक्शन कर रही है, आने जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। और पौधों, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह में सबसे बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर न्यूक्लियस है, इसके बगैर सेल जिंदा नहीं रह सकता, आपने मैट्रिक में पढ़ा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है सेल का। एनिमल्स में ज़्यादातर ये
मरकज या सेंटर के नजदीक होता है। प्लांट्स में चूंकि एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है तो ये जरा साइड पर मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड लाइक पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स और छोटे अजसाम भी मौजूद होते हैं, यह कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो आउटर मोस्ट मिडल में और ये तकरीबन सेंटर में, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। तो इसके बाद हमने न्यूक्लियस की बुनियाद पर सेल्स की कुछ वैरायटियां सामने आई। क्या वैरायटी सामने आई कि अगर न्यूक्लियस मौजूद हो, सेल के अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे सेल मॉडर्न या आजकल के दौर के तरक्की याफ्ता सेल हैं, उन्हें हम कहते हैं यूकेरियोटिक। और अगर न्यूक्लियस वाज़ेह नजर ना आए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के अज्जा फैले हुए होते हैं सेल में, तो वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। परो नहीं कहना, प्रोकैरियोटिक। बेटा यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो यू एंड प्रो। यू का मतलब सच्चा, सुचल। प्रो जिसको जरूरत हो, जो चाहता हो, उस चीज से पहले की हालत। कैरियो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से पहले वाले सेल। तो मॉडर्न सेल्स यूकैरियोटिक, आजकल के एनिमल प्लांट प्रोटिस्टा के सेल जो हैं, और प्रोकैरियोट्स में आप देखते हैं कि ये ओल्ड एंड प्रिमिटिव सिंपलर फॉर्म ऑफ सेल्स, पुराने किस्म के सेल्स, सिंपल फॉर्म। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियस के अज्जा जिसमें ज्यादातर का क्रोमोसोम वगैरह होता है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो सेल के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता। तो इसकी मिसाल है बेटा बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया और आर्कियंस वगैरह। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, साइज और शेप में इन सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, साइज की, शेप की, काम की, पहले भी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो तकरीबन एक नर्व सेल जो है वो 1 मीटर लंबा हो सकता है। बहुत मुश्किल है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक बड़े साइज का सेल है, तकरीबन इतना है, इतना होता है, तो वो एक बड़े साइज का सेल है। इसी तरह ह्यूमन एग है जो एक साबुदाने जितना नजर आ सकता है न्यूक्लियाई से। तो इनको हम ज्यादातर मेजर करते हैं माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में। एक माइक्रोन 1 मीटर का 1 मिलियन या 10 लाखवां हिस्सा होता है। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 ऑफ अ मीटर, यानी ये तकरीबन 10 लाख या 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर होता है। बेटा इन तमाम टॉपिक्स के बाद हमने डायग्राम्स देखनी है, एनिमल और प्लांट सेल का एक थॉरो डिफरेंस देखेंगे, इसमें पाए जाने वाली चीज़ें देखेंगे, तो आगे का लेक्चर हमारा वही होगा।